नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। आखिरकार वो कयामत की रात गुजर गई है। जाने कितने नेताओं को नींद आई होगी, नहीं आई होगी, लेकिन आज बात सिर्फ सत्य की होगी, हकीकत की होगी। कल हमने अर्ध सत्य आपको दिखाया था, लेकिन आज दिन जो है वो सत्य का। अपने अपने खुदाओं को लोगों ने याद किया, मंदिरों में जाकर दर्शन किए हैं और अब बारी रुझानों की है। 8 बज चुके हैं और धीरे धीरे करके अब रुझानों के आने की शुरुआत होगी। 5 राज्यों में फैसले की घड़ी अब बिल्कुल करीब है। काउंटिंग की शुरुआत हो चुकी है। कुछ मिनटों के बाद ही शुरुआती रुझान आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आपको नजर आने लगेंगे। यूपी के नतीजों पर सबसे ज्यादा नजर है पूरे देश की, और पंजाब में आखिर प्रकाश सिंह बादल और बादल फैमिली का क्या होगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। आम आदमी पार्टी का बहुत बड़ा स्टेक लगा हुआ है पंजाब में और गोवा में। ये तमाम सवाल, और आज कोई स्पेकुलेशन नहीं, आज सिर्फ सत्य की बातें होंगी। आज ये बात होगी कि कौन जीता और कौन हारा। लेकिन एक दिलचस्प बात यह भी रही कि आज रुझान आने से पहले भी नेताओं के अपने दावे, जो सियासत का अपना तरीका है, वो हमें देखने को मिलती रही। यह भी वाकई बहुत दिलचस्प है। लेकिन आज सुबह के तमाम अखबारों के बारे में भी आपको बताना यहां पर मैं जरूरी समझ रहा हूं, क्योंकि बड़े दिलचस्प मुझे लगे तमाम अखबार जब मैं देख रहा था। जनसत्ता लिख रहा है कि एग्जिट पोल पर बिफरे जो पिछड़े दल हैं, जो पीछे छूट रहे हैं एग्जिट पोल को लेकर के, और वही बात हमने कल आपसे बताई थी जब हमने अपना प्रोग्राम किया था अर्ध सत्य। एक और अहम खबर आपको दे दें, कुमार विश्वास का एक बड़ा बयान आया। पंजाब में 75 सीटें हम जीत रहे हैं, यह दावा कर रहे हैं कुमार विश्वास। पंजाब की 117 सीटें, जिसमें से 75 पर आम आदमी पार्टी जीत रही, यह दावा किया जा रहा है कुमार विश्वास की तरफ से। बेहतर होता कि थोड़ा और इंतजार कर लेते। बहरहाल सुनिए जरा उनको। चुनाव राजनीति का केवल एक हिस्सा है, पूरी राजनीति नहीं है, लेकिन अहम हिस्सा है। हमने इस अहम हिस्से को भी मजबूती से लिया है। बहुत मजबूती के साथ हम चुनाव लड़े हैं। 3-4 वर्ष पुरानी पार्टी होने के बाद भी हमने भारतीय राजनीति में गुणात्मक परिवर्तन किए हैं, और मुझे आशा है, विश्वास है कि पंजाब हमको एक सार्थक निर्णय देगा और साडा ख्वाब नवा पंजाब का हमारा नारा सार्थक होगा। गोवा से भी क्या उतनी एक्सपेक्टेशन है? गोवा में भी हम एक वैकल्पिक राजनीति बना पाएंगे, और ओवरसीज टीम ने, जिसको मैं देख रहा था, फंड ओवरसीज और कैंपेन, हमारे साथियों ने बहुत अच्छा काम किया। मैं ओवरसीज टीम को, फंड की टीम को और कैंपेन की टीम को बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने अपने नेता अरविंद केजरीवाल का और पार्टी का हाथ मजबूत किया। चलिए, इस भरोसे का सच ही कुछ वक्त में साफ हो जाएगा कि क्या इस भरोसे का सच है। बहरहाल अपने मेहमानों से आपकी मुलाकात एक बार फिर से करवा देते हैं। मेरे साथ शंभुनाथ शुक्ला साहब हैं, मेरे साथ चंदन श्रीवास्तव हैं, अनिल राय मेरे मैनेजिंग एडिटर, इसके अलावा TR रामचंद्रन वरिष्ठ पत्रकार, मेरे सहयोगी अमितेश लखनऊ से हैं, और अभिनव उपाध्याय चंडीगढ़ में मौजूद है, क्योंकि पंजाब भी बहुत अहम सूबा है। रमन हमारे साथ देहरादून से जुड़ेंगे। ये तमाम लोग अलग अलग वक्त पे मेरे साथ जुड़ते रहेंगे, अलग अलग इलाकों की हलचल आप तक पहुंचाते हम रहेंगे। लेकिन जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि आज जो अखबार जो कह रहे थे वो भी बहुत दिलचस्प था। जनसत्ता ने एग्जिट पोल को लेकर के बात लिखी, आज जुड़ेगा जनादेश का गुलाल। या अमर उजाला ने कहा, आज नतीजे बदलेंगे राजनीति के नजारे। और इसी तरीके से तमाम अखबारों ने अपनी अपनी, लेकिन कुछ ऐसे अखबार हैं जिन्होंने आज के रिजल्ट्स को की खबर को अपने फ्रंट पेज पर लिया भी नहीं। ये भी अपने आप में दिलचस्प। बहरहाल ये बिग फाइट्स की तस्वीर आपके सामने है। सुखबीर सिंह बादल अकाली दल से, भगवंत मान उनके मुकाबले में आम आदमी पार्टी के, और रवनीत सिंह बिट कांग्रेस से, बिट्टू वो कांग्रेस से आते हैं। ये तमाम अहम चेहरे हैं जो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर चल रहे हैं। बिक्रम सिंह मजीठिया, नाम वहां पर गलत लगा हुआ है, प्रकाश सिंह बादल हैं, हिम्मत सिंह शेरगिल, लाली मजीठिया। मैं चाहूंगा कि इसे दुरुस्त कर लिया जाए। थोड़ी बहुत खामियां इस तरह की तमाम जब काम होते हैं तो इस तरह की कुछ खामियां हो सकती हैं। बहरहाल शंभुनाथ शुक्ला साहब, शुरुआत एक बार फिर से वहीं से। आज तो स्पेकुलेशन का दिन नहीं है। आज हमारे सियासी नेताओं को कम से कम इससे बचना चाहिए था। आज हकीकत की बात होनी है, आज कोई अर्ध सत्य नहीं, सिर्फ सत्य। ऐसे में जो तमाम दावे आप सुबह से सुन रहे हैं वो कैसे लग रहे हैं आपको? देखिए, अभी तक जो भी दावे किए आ रहे हैं वो एग्जिट पोल को ध्यान में रख के किए आ रहे हैं। जिन लोगों यानी उसकी खुमारी अभी उतरी नहीं है। खुमारी उतरी नहीं है। भले राजनेता एग्जिट पोल को आपत्तिजनक बताएं, उन पर टिप्पणी करें, लेकिन भरोसा भी करते हैं। उनको कहीं ना कहीं लगता है कि जो पत्रकारों ने या जो सेफोलॉजिस्ट है उन्होंने जो भी एग्जिट पोल निकाले हैं, कुछ ना कुछ तो हालात लगभग ऐसे ही हैं। तो आज जो है 2 दिन तो मीडिया का था या टीवी वालों का था, आज का दिन दरअसल राजनेताओं का ही है। हकीकत क्या होगी ये अभी थोड़ी देर में पता चलना शुरू हो जाएगा। जैसे रुझान आने शुरू हो जाएंगे, 9 बजे तक पिक्चर या 2:30 तक सब कुछ क्लियर होने लगेगा कौन कहाँ जीत रहा है। बिल्कुल।
तो एक बार जरा लखनऊ चलते हैं। लखनऊ उत्तर प्रदेश का मरकज है, राजधानी है, वहां किस तरह की हलचल है? अमितेश, कुछ खास अगर आप बताना चाहें, क्या हो रहा है इस वक्त लखनऊ में? किस तरह की फिजा है, कैसी हलचल है? या बहुत सुकून है सुबह के वक्त, जैसा सुकून आमतौर से सुबह में होता है, या आज कुछ अलग देख रहे हैं सुबह आप? हुसैन, आज थोड़ी सी मौसम में सर्द मौसम है, लेकिन सियासत में गर्मी लगातार जारी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मंदिरों में तमाम जो प्रत्याशी हैं वो नज़र आए सुबह सुबह और पूरी तरह से अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिखे। साथ ही इस वक्त मतगणना स्थल की अगर बात करें तो पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक तौर पर इंतजाम किए गए हैं। काउंटिंग अब शुरू हो चुकी है। साथ ही जो भी अलग अलग दलों के पॉलिटिकल लीडर हैं, जो एजेंट हैं, वो अपने अपने अलग अलग दावे कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर अब पूजा पाठ भी शुरू हो गया है, हवन शुरू हो गया है और जीत के लिए दुआएं की जा रही हैं। तो ये ऐसी जो तस्वीर है वो राजधानी लखनऊ में देखने को मिल रही है। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था की हमने बात करी है, सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक तौर पर इंतजाम। देखिए, मतगणना स्थल है रमाबाई रैली स्थल पर, वहां पे मौजूद हैं हम, और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक तौर पर इंतजाम किए गए हैं। गाड़ियों को मतगणना स्थल से दूर रखा गया है और पूरी तरह से अलर्ट बरता जा रहा है। ठीक है अनिल जी, ये हवन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बहुत सारी सुबह से तस्वीरें हम देख चुके हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह एक बड़ा चेहरा है और उत्तर प्रदेश में सीएम पद के दावेदार भी हैं, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसी खबरें हैं। ये जो आज तमाम अपने अपने खुदाओं से मुलाकात का सिलसिला, हो सकता है कि रोज भी मुलाकात होती हो ऐसी, लेकिन आज जब तस्वीरें आ रही तो कुछ अलग तरह की उसमें एक बात नजर आ रही है कि सर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने की बात है। देखिए, पूजा पाठ और उनका तो अपना रूटीन का है, लेकिन ये पूजा पाठ जो आपने कहा है, खुदा से मिलने की बात है, अपने भगवान से मिलने की बात है, इसका सार्वजनिक जो है आज ही के दिन किया जा रहा है। इसके पहले पूजा पाठ करते होंगे, नहीं करते होंगे, लेकिन सार्वजनिक तो कभी नहीं आया। सार्वजनिक स्थल पर हम लोग आज ही देख पा रहे हैं। और जहां तक रुझानों की बात करें, एग्जिट पोल की बात करें, भले जैन साहब की, कांग्रेस नेता जैन साहब की जरा बाइट आ रही है, जरा उनको सुन लेते हैं। कुछ समय में मिलने वाला है। कोई कमी रह जाएगी उत्तर प्रदेश में तो जैसा अखिलेश यादव ने कहा, उस कमी को पूरा करने के लिए हाथ मिलाएंगे? हम धर्मनिरपेक्ष पार्टियों के साथ खड़े होने में हमें कोई गुरेज नहीं है। निश्चित रूप से हम फिरका परस्त ताकतों को रोकने में धर्मनिरपेक्ष पार्टियों के साथ खड़े हो सकते हैं। तमाम जो दावे हैं, लेकिन एक जो पहलू है जो अखिलेश ने पहले ही दिन कहा था एग्जिट पोल के आने से पहले कि वो मायावती का साथ ले सकते हैं, वही बात कांग्रेस की तरफ से दोहराई गई। हालांकि राहुल गांधी बहुत कॉन्फिडेंट दिखे, उन्होंने कहा कि आज के दिन का इंतजार हमें करना चाहिए। राहुल गांधी को तो सरकार में साथ ही रहना चाहिए। समाजवादी पार्टी के नंबर 2 रहे, बसपा के नंबर 2 रहे, वो नंबर 1 की दौड़ में है ही नहीं है, इसलिए उनके लिए बहुत मायने नहीं रखता कि किसके नंबर 2 रहते हैं। उनको भाजपा को रोकने के लिए नंबर 2 रहना है, तो नंबर 2 बसपा के भी हो सकते हैं और नंबर 2 समाजवादी पार्टी के हो सकते हैं। तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस की भूमिका बहुत ज्यादा नंबर 2 होने में, नंबर 3 होने में रहेगी नहीं। जिसकी भूमिका होनी है, और भले ही एग्जिट पोल को नकार रहा हो, लेकिन उसका बयान एग्जिट पोल के परिप्रेक्ष्य में ही आ रहा हो, बिना एग्जिट पोल दिखे बयान नहीं दिया है। उसको लग रहा है कि हम नंबर 1 की रेस से बाहर हैं, तभी वो नंबर 2 होना मान रहा है। एक बार जरा चंडीगढ़ चलते हैं अभिनव के पास, देखते हैं कि वहां क्या चल रहा है। अभिनव अगर मेरे साथ इस वक्त हैं तो अभिनव, किस तरह की हलचल है वहां पर? क्योंकि जीते कोई भी, हारे कोई भी, लेकिन खबर यह भी है कि लड्डू के कारोबारी जो हैं वहां पर बहुत गहमा गहमी है, बहुत भीड़ है, और मतलब उनके पास इतना ऑर्डर है कि शायद वो डिलीवर नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, देखिए गहमा गहमी यहाँ पर इतनी है कि कल रात को अचानक से चंडीगढ़ का मौसम बदला। मार्च के महीने में कभी बारिश पड़ते हुए और ओले पड़ते हुए यहाँ पर चंडीगढ़ के लोगों ने नहीं देखे, लेकिन कल यहाँ पर बारिश भी पड़ी है और ओले भी पड़े हैं। यदि हम आज की बात करें तो 11 तारीख है, बड़ा दिन है, बहुत बड़ा दिन है कैप्टन साहब के लिए भी। कैप्टन साहब का आज जन्मदिन भी है, लेकिन सवेरे से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जन्मदिन की बधाई देने के लिए बहुत ज़्यादा लोगों का हुजूम यहाँ पर नहीं पहुँचा है। गिने चुने कैप्टन के जो खास लोग हैं वो उनके घर के भीतर मौजूद हैं, और इस वक्त मैं कैप्टन के घर के बाहर खड़ा हुआ हूं। एग्जिट पोल के रुझान के मुताबिक अच्छी खासी तादाद में माना जा रहा है कि कांग्रेस को सीटें मिल सकती है। लेकिन हुसैन, मैं बता दूं कि 5 साल पहले भी कुछ इस तरह की तैयारी थी कि ये जो पीछे आप कैप्टन की कोठी देख रहे हैं, आज मैं इसके बाहर खड़ा हूं, लेकिन 5 साल पहले इसके भीतर बाकायदा एक टेंट लगा करके रखा गया था, चाय नाश्ते की व्यवस्था करके रखी गई थी। माना जा रहा था कि कांग्रेस की सरकार
पंजाब में बनने जा रही है, लेकिन आज ऐसा कुछ भी प्रबंध यहाँ पर नहीं किया गया है। शायद 5 साल पहले जो कुछ हुआ था शायद उसे चलिए शुभ अब नहीं समझ रहे हैं आप कैप्टन, अपने स्तर पे कर इसलिए आज लीजिएगा। मीडिया जो है कैप्टन के घर के बाहर तैनात है, मौजूद है, और कैप्टन का जन्मदिन भी है आज। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 9 बजे के बाद, 9:30 बजे के बाद जब पहले रुझान सामने आएंगे, उसके बाद ही शायद कैप्टन अपने जन्मदिन को भी जश्न के तौर पर तभी बनाएंगे। तब तक के लिए शायद कैप्टन और उनके साथ के लोग कर रहे हैं। अभिनव, कुछ खबर मिल रही कि नवजोत सिंह सिद्धू कहां है इस वक्त? जी हाँ, सिद्धू के बारे में बताया जा रहा है कि वो अमृतसर में तैनात है, वहां पर कांग्रेसी लोगों के साथ बैठक भी कर रहे हैं, क्योंकि एग्जिट पोल के रुझान के मुताबिक माना जा रहा है कि कांग्रेस को यहां पर सीटें मिल सकती हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, एग्जिट पोल में नंबर 2 की पार्टी बताया जा रहा है आम आदमी पार्टी को। एवरेज एग्जिट पोल का जो है उसमें 51 सीटें बताई जा रही हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के जो नेता चंडीगढ़ में मौजूद हैं, जो पंजाब में पिछले 8-9 महीने से सक्रिय रहे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि हम नीचे जरूर आए हैं, लेकिन 51 सीटें हमें किसी भी हद में मिलने वाली नहीं है। 65 से 70% सीटों का दावा अभी भी आम आदमी पार्टी के लोग यहां पर कर रहे हैं, और यदि ऐसा होता है तो आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी चीज ये होने वाली है, क्योंकि आम आदमी पार्टी फिर ऐसी पार्टी बन जाएगी जिसकी 2 स्टेट में सरकार बन जाएगी। यदि हम अभी तक की बात करें तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टीज हैं जिनकी 2 प्रदेशों में सरकार है। यदि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो आम आदमी पार्टी का नाम भी उस लिस्ट में शुमार हो जाएगा जिसमें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी शामिल है, और आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा लिटमस टेस्ट है। यदि हम भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल की बात करें तो यहाँ की आवाम जो है, यहाँ की जनता जो है, पूरी तरह से उनको नकार चुकी है। हालांकि कुछ लोग का ये जरूर कहना है, चलिए थोड़ा सा और इंतजार कर लेते हैं अभिनव, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। 8 बज करीब 11-12 मिनट हो रहे हैं अनिल जी, थोड़े वक्त में थोड़े से रुझान शुरुआती आने लगेंगे। 15 से 20 मिनट में रुझान आने लगेंगे। पहली सीट का कम से कम एक आ जाएगा और वो ओपनिंग उसकी होगी। बहरहाल चंदन साहब, मैं इस वक्त कुछ मैंने डेटा लिया है जो तमाम अखबारों ने आज हेडलाइंस ली है, उसमें एक हेडलाइंस मुझे बहुत अच्छी लगी जो इंडियन एक्सप्रेस ने ली है, एक्चुअल रिजल्ट्स टुडे। यानी ये कहा जा रहा है कि एग्जिट पोल जो थे वो रिजल्ट नहीं थे, यानी इसका एक मतलब ये हुआ कि हमने शायद मान लिया था कि जो एग्जिट पोल कह रहे हैं वही सच है। आप या हम कैसे मान सकते हैं कि जो एग्जिट पोल कह रहे हैं वही सच है, लेकिन हमें थोड़ा सा ना मेटाफर बदलना चाहिए। आप ना शादियों का वक्त याद कीजिए, आप जब से आए हुए हैं और शो पे आप लगातार भगवान के बारे में और खुदाओं के बारे में याद दिला रहे हैं हम लोगों को। तो मैं इसी लिहाज से आपसे कह रहा हूँ कि जरा आप शादी का वक्त याद कीजिए कि क्या होता है शादियों के वक्त। देखिए उसमें ना कुछ चीज़ें बड़ी ज़रूरी मान ली जाती हैं। एक होता है कि भाई दुल्हन का जोड़ा, दूसरा होता है कि भाई दूल्हे का जो कुछ सेहरा होता है और कुछ टोपी लगाते हैं दूल्हे साहब, एक बारात आती है और वगैरह वगैरह। इसी तरह से आप चुनाव के नतीजे पर बहुत बाद में पहुंचते हैं। इसके पहले चुनाव के प्रसंग की बड़ी जरूरी चीजें हैं ये, जिसमें आप ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल, पोस्ट पोल, प्री पोल सारा कुछ करते हैं। क्यों जरूरी है ये? क्योंकि हम किसी वैक्यूम में तो रहते नहीं, किसी खला में नहीं रहते। हम दरअसल हर वक्त अपनी परिस्थितियों पे कंट्रोल चाहते हैं कि हालात जो है उसको हम बिल्कुल साफ साफ समझें और उस पर क्या हमारा नियंत्रण है इसको जानने की कोशिश करें। राजनीतिक पार्टियां भी चाहती हैं, मतदाता भी चाहते हैं कि स्थितियां उनके अंकुश में रहें, उनके नियंत्रण में रहें। मतदाता क्या सोच रहा है, मतदाता मेरी पार्टी के बारे में क्या सोच रहा है, मैं क्या करूंगा तो उसे अच्छा लगेगा। क्या पार्टियों की ये चिंता नहीं होनी चाहिए? और अगर ये पार्टियों की चिंता होनी चाहिए तो क्या उन्हें सर्वे नहीं करने चाहिए? और अगर सर्वे करने चाहिए तो क्या इस तरह के सर्वे का हमारे टेलीविज़न पे और हमारे अखबारों में प्रकाशन नहीं होना चाहिए? बिल्कुल जायज़ बात है कि ये होना चाहिए। और इसी के सहारे पता चलता है कि चुनाव के नतीजे या चुनाव कोई रहस्य नहीं है, कोई मिस्टीक नहीं है कि भाई साहब बैठे और ध्यान मग्न होकर एक बार आते हैं गैब से ये मजामी ख्याल में, उस तरह से आपने कुछ कह दिया कि हाँ ये हो गया वो हो गया। नहीं, आपको बताना होता है कि अगर फला बात हुई तो क्या इसके संभावित कारण हो सकते हैं। ये बात अगर है तो ओपिनियन पोल भी हमारे नतीजों के हिस्से थे, उनसे भी चुनाव के नतीजों के हिस्से थे, उनसे भी बड़ी महत्वपूर्ण बात
सामने आई है। और ये आपके शंभुनाथ जी बगल में बैठे हुए हैं, वो बार बार ध्यान भी दिला रहे हैं। क्या चीज़ ओपिनियन पोल से निकल के सामने आई है, बहुत ज़रूरी बात वो ये है कि 2012 की तुलना में उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपने प्रदर्शन को सुधार रही है। ये भी बात निकल के सामने आया कि 2014 की तुलना में बीजेपी अपने प्रदर्शन को 2014 का प्रदर्शन दोहराने नहीं जा रही है। मैं क्यों कह रहा हूं ये बात? मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप अक्रॉस दी बोर्ड जो एग्जिट पोल आए हैं उसमें देखें, एक बात समान आएगी, 160 से लेके 280 के बीच में आंकड़ा डोल रहा है। मतलब 280 सबसे ज़्यादा, 160 सबसे कम। इसके मतलब ये हुए कि खुद पार्टी, एग्जिट पोल करने वाला और मतदाता नहीं जानता अपने पड़ोस के बारे में कि दूसरे के मन में बीजेपी को लेकर क्या चल रहा था। इतनी अस्पष्ट स्थिति है। तो ये एक रुझान सामने आया। इससे क्या पता चलता है? इससे पता ये चलता है कि जब आप यूपी जैसे राज्य के बारे में बात करते हैं तो आप कभी भी फ्लैट बातचीत नहीं कर सकते। 400 के आसपास जातियां हैं वहां पे। जिसको हम ओबीसी कहते हैं उसकी तादाद 250 से ज्यादा है। चंदन साहब, मैं जरा माजरत चाहता हूं, रोक रहा हूं आपको। एक टैली की शुरुआत हो गई है और पहला फिगर इसमें आ गया है। एक सीट जहां पर बीएसपी को बढ़त दिख रही है और एक सीट जहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है वहां पर वो आगे दिख रही है और एक सीट पर बीजेपी प्लस आगे नजर आ रहे हैं। ये 3 सीटें कौन कौन सी हैं ये देखना होगा कि कहां के ये फिगर दिख रहे हैं। लेकिन शुरुआत हो चुकी है, खाते खुल चुके हैं। बीजेपी प्लस एक जगह से आगे है, कांग्रेस गठबंधन एक जगह से समाजवादी पार्टी के साथ वो आगे है और एक जगह से बीएसपी इस वक्त हमें आगे दिखाई दे रही है। टीआर रामचंद्रन साहब, चंदन साहब जो तमाम मुख्तार अंसारी के बारे में मुझे बताया जा रहा है वो इस वक्त आगे चल रहे हैं। अनिल जी कुछ कमेंट करना चाहेंगे आप मुख्तार अंसारी के पर जो रुझान मिला है? मैं मुख्तार अंसारी के आने के बाद से मैं लगातार कह रहा था कि बहुजन समाज पार्टी के उस क्षेत्र में मजबूत वोट बैंक है और मुख्तार अंसारी का अपना भी व्यक्तिगत वोट बैंक। मुख्तार अंसारी को बड़े आरोप लगते हों कि वो बहुत क्रिमिनल बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन उनका जो क्षेत्र में जनाधार है वो काफी मजबूत है। इसके कौमी एकता दल उनकी निजी पार्टी थी, उसको निर्दल ही मान लें। जब पार्टियों से उनका विश्वास, पार्टियों ने उनको टिकट नहीं दिया है तो मुख्तार अंसारी निर्दल चुनाव जीत के आए हैं। तो ऐसे में जो लोग ये मान रहे हैं कि उनका आंकड़ा कम होगा और उनका चुनाव मुश्किल होगा, उनके लिए आसान नहीं है, क्योंकि बसपा का अपना जनाधार है, मुख्तार अंसारी का अपना जनाधार है और जो माइनॉरिटी जनाधार है वो हमेशा मुख्तार अंसारी के साथ है। तो इसमें अगर मुख्तार अंसारी चुनाव जीतते हैं या बड़े अंतर से जीतते हैं तो मुझे कोई अतिशयोक्ति नजर नहीं आएगी, क्योंकि मुख्तार अंसारी का चुनाव जीतना वो रूटीन का हिस्सा है। उनके पास वोट बैंक बहुत मजबूत है वहां पे। ठीक है। टीआर रामचंद्रन साहब, जो शुरुआत का सबसे पहला नाम मिला है वो मुख्तार अंसारी का मऊ से है और वो आगे चल रहे हैं। मेरे ख्याल में इसमें कोई सरप्राइज तो नहीं है, क्योंकि शुरू से ही एक्सपेक्टेड था कि वो अपनी सीट तो बरकरार रखेंगे और जीतेंगे। बट देखिए, ये पहले इनिशियल जो रुझान आ रहे हैं वो हैं पोस्टल बैलेट वाले। तो मेरे ख्याल में और इंतज़ार ज़रूर करना पड़ेगा हम लोगों को। बट अगर 3 पार्टियों में सीट के रुझान अभी तक आए हैं और सबको एक एक सीट मिला है, इसके वजह से हम कोई कंक्लूजन पे तो नहीं पहुंच सकते। बिल्कुल नहीं। बट एक चीज मैं जरूर कहूंगा हुसैन साहब जी कि जो कॉन्फिडेंस एसपी दिखा रही है और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी साहब ने जो कल कहा, मेरे ख्याल में इतनी आसानी से ये जीत किसकी होगी कहना मुश्किल है। बट मेरे ख्याल में कांटे की टक्कर जरूर है और त्रिकोणीय श्रृंखला में किसी ना किसी को एडवांटेज जरूर मिलेगा। क्या वो एडवांटेज बीजेपी को जाएगा वो देखना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे शंभुनाथ साहब कि एक तो एग्जिट पोल के ऊपर चंदन जी कुछ कह रहे थे, मैं इसमें कुछ चीज़ें जोड़ना चाहता हूँ। इतना बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश का जहाँ पर 400 से ज़्यादा जातियाँ, ऐसे नाम हैं कि जो मैंने भी पहले नहीं सुने थे। जब मैं पढ़ रहा था तो कहार, केवट, बिन भर, राजभर, बाथम, तुरा, माझी, ऐसे न जाने कितने नाम हैं। एक ऐसे सूबे में, इतने कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में जब एग्जिट पोल जैसा काम किया गया होगा, किस तरह के लोगों तक पहुंचा गया होगा। ऐसे लोग जिनके सब तमाम लोगों के अपने अपने अलग अलग इश्यूज हैं, अपनी अपनी छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी उम्मीदें हैं। कितना मतलब किस तरीके से हम इसको कितना जायज़ कितना नाजायज़ कह सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसका असर हमने हाल के वक्त में देखा है कि हम बहुत ज़्यादा उस पर भरोसा करने को लगते हैं और कई बार तो ये भी कहना पड़ता है कि एक इम्तिहान एग्जिट पोल का भी है। सर, एग्जिट पोल मैंने पहले भी कहा करवाए जाते हैं
और उसमें जो लोग भी करते हैं सफलाजे जो भी होंगे उनके अपने पूर्वाग्रह भी होते हैं। अब वाकई 400 जातियों को जानना बड़ा मुश्किल है, और उत्तर प्रदेश में जहां 4 मोटे मोटे हिस्से हैं, वेस्टर्न यूपी का अलग कैरेक्टर है, ईस्टर्न का अलग है, सेंट्रल का अलग है, बुंदेलखंड का अलग है, जातियां भी इसी हिसाब से बटी हुई हैं। जैसे हम लोग शुरू से देखते आ रहे हैं कि जाट वोट किधर जा रहा, अरे जाट वोट सिर्फ मेरठ के इलाके या वेस्टर्न यूपी के मेरठ और आगरा के, मेरठ और मथुरा में उनकी तादाद काफ़ी है, पर असर डालता है। वो गाजीपुर में असर नहीं डालेगा, लेकिन हमने मान लिया कि जाट वोट का असर पड़ रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश को उसी हिसाब से तय करने लगते हैं। तो ये जो है मोटी मोटी बातें हम पकड़ लेते हैं। मोटी बातें, लेकिन एग्जिट पोल कहाँ आम आदमी तक मिला ये शायद जानना बहुत मुश्किल है। चलिए, शुरुआती 11 सीटों के रुझान आ रहे हैं। एसपी 4 सीटों पर आगे चल रही है और बीजेपी 5 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है, और बीएसपी जो है वो 3 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है। जैसे जैसे ये आंकड़े आगे बढ़ते जाएंगे तो थोड़ी थोड़ी तस्वीर साफ होने लगेगी, और वो लगातार हम पल पल की अपडेट अलग अलग जो इलाकों से आ रही वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। एक बहुत ही खास पैनल मेरे साथ मौजूद है जिनसे हम लगातार चर्चा भी करते रहेंगे। तब तक आप जरा सुनिए कि बीजेपी नेता जगदम्बिका पाल क्या कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलेगा, ये उनका दावा है, लेकिन इस दावे की हकीकत कुछ ही वक्त में पता चलेगी। सुनिए जरा जगदम्बिका पाल को। जो एग्जिट पोल की संभावनाएं थी, मुझे लगता है कि जब चुनाव का परिणाम आएगा तो उससे बेहतर आएगा। और उत्तर प्रदेश में जो लोग कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट, आम आदमी पार्टी के नेता कुछ इस वक्त कह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं पहले। नहीं, टीवी की बात छोड़ दीजिए, उस पर जितना कम बोला जितना अच्छा है। लेकिन जहां तक मुझे लगता है और जहां तक जिस तरीके का रिस्पांस था पंजाब के अंदर, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी सरकार वहां ना बने। कई राज्यों में कमल खिलता हुआ दिखाया जा रहा है। अब वो भी नतीजे आने वाले, सबको पता चल जाए कमल खिलेगा नहीं खिलेगा। आपकी एक्सपेक्टेशन किस तरीके की, कितनी, क्योंकि गोवा के लिए आप लोग जीत के लिए उतने आश्वस्त नजर नहीं आ रहे। नहीं, जीत की बात नहीं, हम फिर भी करें गोवा के अंदर हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा, और हम एक तरीके से नई राजनीति की शुरुआत गोवा के अंदर भी शुरू होगी और देश के अंदर भी शुरू होगी। No, we are very happy and we expect that the Punjab will form the government with the massive majority, and in Goa we are going to do good performance. दरअसल बहुत कुछ स्टेक पे लगा है आम आदमी पार्टी का, क्योंकि दिल्ली में उनका लगातार ये कहना रहा है कि वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और जाहिर सी बात उनके हाथ तो बंधे ही हुए हैं। ऐसे में पंजाब उनके लिए बहुत अहम था, गोवा में बहुत ताकत लगाई गई, लेकिन इंतजार करते हैं कुछ वक्त में थोड़ी थोड़ी तस्वीर साफ होगी। शंभुनाथ जी, आप कुछ कह रहे थे, प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए। जी, तो वो मैं कह रहा था कि एग्जिट पोल जो है दरअसल वो कुछ हम लोग जो है कई बार गैर जाटव, गैर यादव और गैर मुस्लिम इसी में सिमट के रह जाते हैं। देखिए, मैं बीच में रोक रहा हूँ, भूमिका बदल जाती है। आज तो जब तक टीवी जर्नलिस्ट है, किस तरह जो है वो बड़ी दावे के साथ जो है इसी एग्जिट पोल को कहते थे कि सही है और हमने कराया, हमने 80,000 सर्वे किए, किरदार बदलते हैं तो किरदार बदल जाते हैं, पूरी भूमिका बदल गई है। अच्छा, अब देखिए एग्जिट पोल अभी जो हम बिल्कुल रुझान शुरू के ले लें, रुझान में बता रहे हैं कि बीजेपी और एसपी कांग्रेस गठबंधन करीब करीब बराबर चल रहा है, नंबर 3 पे बीएसपी आ रही। हम मान सकते हैं कि बिल्कुल सही है। जो लोग दिखा रहे थे कि 250-300 बीजेपी को आ रही है, वो तो थोड़ी मुश्किल लग रही है, या तो कांटे की टक्कर क्या बराबरी पे टक्कर चल रही है। तो होता ये है कि हम आमतौर पर शहरी वोटरों से ही बातचीत कर लेते हैं, हम उत्तर प्रदेश में जो डाइवर्सिटी, जो तमाम सारी जातियां हैं उन तक पहुंचते ही नहीं है। मोटे मोटे हमने एक अंदाजा कर लिया कि यूपी में 4 जातियां हैं, वही फैक्टर करती हैं, अगड़ा, पिछड़ा, दलित और मुस्लिम। उनके अंदर तमाम सारे भेद हैं, क्योंकि मैं मेरठ के बहुत सारे उन इलाकों जानता हूं जहां मुस्लिम में 25 तरह के भेद हैं, हम उस भेद पे जाते नहीं हैं। तो हमारा जो आंकड़ा है वो बस काफ़ी हद तक एक जनरल आंकड़ा होता है, उसे एक्चुअल कह सकें बड़ा मुश्किल है। और यही कारण है कि हम अब तो जो स्थितियां बनती आ रही उसमें लगातार चीज़ें बदल रही हैं, और बीएसपी को जो लोग 27 और 28 मान रहे हैं वो नहीं लग रहा है, वो तो बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। चलिए, शुरुआत की टैली इस वक्त आपके सामने 25 सीटों के रुझान आ चुके हैं। बीजेपी इसमें इस वक्त बीजेपी प्लस जो है 10 सीटों पर आगे चल रही है। दूसरे नंबर पर गठबंधन है, और तीसरे पर बीएसपी। वही जो आंकड़े एग्जिट पोल के कह रहे थे कुछ उसी के आसपास अभी है, लेकिन ये सिर्फ रुझान है, अभी इंतजार करना होगा। एक बार फिर से जरा अमितेश का रुख कर लेते हैं। अमितेश, शुरुआती रुझान आने लगे हैं, कुछ हलचल बढ़ी है, कुछ गहमा गहमी बढ़ी वहां पर, और अखिलेश कहां हैं और यादव परिवार के तमाम बड़े दिग्गज कहां, जरा ये भी जानकारी दे दीजिएगा। हुसैन, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की बात करें तो वो अपने सरकारी 5 कालिदास मार्ग से जो सरकारी आवास है वहाँ पर है। तमाम पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनके साथ इस वक्त वो मौजूद हैं। शायद निगाहें पूरी तरह से रुझानों पर होंगी। हालांकि बीजेपी खेमे की बात करें तो ये ज़रूर है कि बीजेपी का जो तमाम प्रवक्ताओं और तमाम बड़े नेताओं का एक जो पैनल है वो पार्टी मुख्यालय पर है, और पूरी तरह से जो गहमा गहमी है वो तेज हो गई है, और जो नज़रें हैं वो सबकी टीवी स्क्रीन पर टिकी हुई हैं। हालांकि बीएसपी की जो तस्वीर थोड़ी अलग
अलग है, यहाँ पर कल्चर अलग होता है। हालांकि ये ज़रूर है कि बीएसपी की जो बीएसपी सुप्रीमो मायावती का जो आवास है वहाँ पर भीड़ आपको नज़र नहीं आएगी, लेकिन ये ज़रूर है कि जो बीएसपी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी निगाहें भी टीवी स्क्रीन पर टिकी हुई हैं। अमितेश मायावती जी लखनऊ में हैं, सब अब इंतजार कर रहे हैं थोड़ी देर बाद का कि सब पूरी जो तस्वीर है वो बिल्कुल। हुसैन, बीएसपी सुप्रीमो मायावती लखनऊ में है और साथ ही पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सत्येंद्र मिश्रा भी अपने आवास पर हैं और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि इन सब की जो निगाहें हैं वो कहीं ना कहीं इस परिणाम पे हैं, रुझान पर हैं। हालांकि जो एग्जिट पोल जिस तरह के तस्वीर बता रहे थे उस पर बीएसपी के नेता कोई भी बयान देने से कतरा रहे हैं और साफ तौर पर इस एग्जिट पोल को पूरा बकवास करार दे रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि रुझानों पर सबकी निगाहें जरूर टिकी हुई हैं। हालांकि आज का दिन काफी अहम है। सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी खेमे में आपको पार्टी मुख्यालय से लेकर और मुख्यमंत्री आवास तक जरूर जो तमाम जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो चहलकदमी करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए और इंतजार करते हैं, अभी तो सिर्फ रुझान ही रुझान है ये, और जब ये आंकड़े धीरे धीरे करके तब्दील होंगे एक्चुअल नतीजों में तब हम सही तरीके से कुछ कह पाएंगे। उत्तर प्रदेश में 40 सीटों के अब तक रुझान आ चुके हैं। बीजेपी प्लस जो है वो 16 पर आगे चल रही, बीएसपी 10 पर है और गठबंधन 13 पर इस वक्त आगे चल रहा है। आजम खान अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं, ये बड़ी खबर है। अनिल राय साहब, हम इसे किस तरीके से देखें? नहीं, अभी ये कहना हड़बड़ी हो गई। अभी आजम खान पीछे चल रहे हैं। अभी मैं एक खबर देख पा रहा हूँ, गिरिराजा भैया अपनी सीट से आगे चल रहे हैं। अभी जितने वोटर हैं उसमें करीब 5% गिनती भी नहीं हुई है। अभी ईवीएम का एक या दो बक्सा खुला होगा। आजम खान के लिए चुनौती थी इस बार वहाँ पे, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार था और वो डमी था और बसपा का उम्मीदवार बहुत मजबूती से लड़ रहा है काफी, और साथ ही जो समाजवादी पार्टी का परंपरागत वोट बैंक था उसमें भी अंतरनी जो है आजम खान को हराने के लिए समाजवादी पार्टी का एक बड़ा खेमा लगा हुआ था। जैसे पिछली बार उन्होंने उसके पिछले लोकसभा चुनाव में जब उनको जो हराने की कोशिश की थी तो उसके अमर सिंह का खेमा भी लगा हुआ था। तो कहीं ना कहीं चुनौती तो इस बार उनके लिए है, क्योंकि बेटे को भी लड़ा रहे हैं, अपने भी लड़ रहे हैं, तो मजबूत है। लेकिन अभी आजम खान इतना जल्दी आजम खान को पीछे कहना और मान लेना ये हड़बड़ी होगी, क्योंकि एक ईवीएम खुला होगा या 2 ईवीएम खुला होगा। अभी हमारे हिसाब से एक राउंड की मतगणना भी पूरी नहीं हुई होगी, क्योंकि 8 बजे चुनाव शुरू होता है, 8-10 तक ईवीएम सेट किए जाते हैं। हाँ, कहीं कहीं कुछ जिलाधिकारी ऐसे हैं जो पहले शुरू करा के 8 बजे से काउंटिंग ही शुरू करा देते हैं। ये तो जिलाधिकारी के मैंडेट पे है कि कितनी देर पे वो ठीक 8 बजे काम शुरू होता है या 8:10 पे काम शुरू होता है, उसके हिसाब से रुझान थोड़ा आगे पीछे आने लगते हैं। बिल्कुल, लेकिन जिन पहलुओं का आप जिक्र कर रहे हैं कि कितनी मजबूती और कितनी कमजोरी से वो लड़ रहे हैं वहां पर, उसमें एक चीज जो मैंने नोटिस की, कुछ लोगों से मैंने बात की थी वहां पर, जो वहां का मुसलमान है जिसके लिए वो बहुत ज्यादा मुखर दिखाई देते हैं, वही उनसे काफी नाराज, एक मतलब बहुत ज्यादा लोगों से तो नहीं लेकिन फिर भी 4-6 लोगों से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि जिस तरह की गुंडाई वहां पर होती है, जहां पर जो पावर में है उसने अपने अपने तरीके से वहां पर चीजों को टैकल किया और इससे लोगों में नाराजगी भी रही है। चंदन साहब, हम लोग बात कर रहे थे कि एग्जिट पोल के सत्यता पर और उस पर, चूंकि अभी रुझान जो है वो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम उस पर जरा बात कर पाएंगे सही तरीके से। आपने जिन इलाकों का दौरा किया, जितने लोगों से आपने बातचीत की, लोग वोट किस तरीके से कर रहे थे? क्या उनके जहन में सीधे सीधे सिर्फ पार्टियां थीं, छोटे मोटे अपने इश्यूज थे, या फिर उनसे अलग हट करके चीजें थी? जितने जगहों पर मैंने लोगों से बातें की, टीवी का एक असर दिखाई दिया। टीवी का आपने कितना असर देखा? टीवी पर जो खबरें दिखाई जाती हैं, पार्टियों की तरफ से ये सोचा जाता है कि हम एक बड़ी अच्छी कहानी गढ़ते हैं और उसको टेलीविज़न के जरिए लोगों के घर तक पहुंचाते हैं। और दरअसल जब ये चुनाव, अभी की चुनाव की लड़ाई चमकदार कहानियों की लड़ाई है, और इसमें बस इतना भर होता है कि किसकी कहानी, जैसे आप सीरियल्स का देखते हैं और उनकी टीआरपी रेटिंग देखते हैं कि कौन सा सीरियल आगे भाग रहा है टीआरपी के हिसाब से, उसी तरह से राजनीतिक पार्टियां भी अब ये करने लगी हैं कि वो बड़ी चमकदार कहानियां लेके आती हैं। चंदन जी, मैं आपको रोक रहा हूं, माजरत चाहता हूं। शिवपाल यादव कुछ कह रहे हैं, जरा उनको सुन लेते हैं। शुरू हो गई, परिणाम आने वाले हैं। अब परिणामों का इंतजार सब लोग कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, और ये हम जानते हैं कि हमारी बड़ी जीत होगी। शिवपाल यादव को भी भरोसा है कि वो, मैं आज अपने मेहमानों से पहले से एक बार माफी मांग लेता हूं, बीच बीच में जो साउंड बाइट्स आएंगी वो हमको दर्शकों को सुनानी होंगी। चंदन साहब, प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए आप। शिवपाल जी कह रहे थे ना कि जीत हमारी होगी। चुनाव के तुरंत पहले शिवपाल मैं बोल रहे थे, मैं अलग पार्टी बनाऊंगा। अभी चुनाव के जब परिणाम आने लगे हैं तो ये मैं हम में बदल गया है। मैं इसी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता था
कि किसकी कहानी सबसे ज़्यादा चमकदार थी। अगर भारतीय मतदाता को विद्रोह की कहानी पसंद आती है तो विद्रोह की कहानी का प्रस्ताव सपा की तरफ से कहा गया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि विद्रोह की कहानी भारतीय मतदाता को पसंद आती है। आप इंदिरा गांधी के मामले में ये देख सकते हैं, सिंडिकेट इंडिकेट वाले मामले में। आप जानकी रामचंद्रन के साथ जयललिता की हुई लड़ाई में ये देख सकते हैं। आप ये नंदूरी तारकनाथ रामाराव और पार्वती राव के बरक्स जो अपने उनके दामाद की लड़ाई चली आंध्र प्रदेश में, उसके बारे में देख सकते हैं। और बड़े हद तक आप इसको नरेंद्र मोदी वाले मामले में भी देख सकते हैं। तो विद्रोह की कहानी पकाई सपा ने, और इसमें एक कदम और आगे बढ़ के कल्चर का जो बिल्कुल कोर है, रूट है उत्तर प्रदेश का, उसको छूने की कोशिश की। देखिए, वैसे तो राम की कथा को लोग जोड़ देते हैं इनसे, बीजेपी से, और वो राम मंदिर आंदोलन के कारण, लेकिन आप देखने की कोशिश करें कि उत्तर भारत का गंवई मानस सोचता क्या है। उत्तर भारत का गंवई मानस में ये कथा बैठी हुई है कि राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था और राम के साथ सीता गई थी। आप याद कीजिए, डिम्पल यादव ने चुनावी भाषणों में जो कहा, चुनावी भाषण में डिम्पल यादव ने एक बात कही कि देखिए, कोशिश तो ये थी कि आपके भैया के पास भाभी रह जाए और चाबी रह जाए और कुछ ना रह जाए। कहने का मतलब ये कि पूरा का पूरा मुलायम सिंह यादव का परिवार 2 जनों के खिलाफ है, और ये 2 जन कौन है? तो अखिलेश यादव और डिम्पल हैं। यानी बिल्कुल राम सीता की जोड़ी है, और उसको अयोध्या से वनवास हो रहा है, और ये अवध का बेल्ट है साहब, यहाँ पर ये बात कही जा रही है। तो ये मिथ चलता है लोगों के मन में, इसको भी बुनाने की कोशिश की। मेरे अपने हिसाब से बड़ी चमकदार कहानी थी, और इसके साथ उन्होंने विकास का मुलम्मा भी इसके ऊपर उड़ा रखा था, और टेलीविज़न के जरिए इसको लोगों को बताने की कोशिश की। लेकिन क्या सचमुच ये कहानी लोगों के मन में रचबस पाई? सबसे सुंदर कहानी इन्हीं के पास थी। ये जानने की बात होगी, और वो जो है आपको नतीजे में साफ साफ सामने दिखेगा कि ये कहानी चढ़ी कि नहीं चढ़ी। जिनके पास पुरानी कहानियां थी, मायावती के पास पुरानी कहानी थी। मायावती के पास पुरानी कहानी क्या थी कि यूपी में गुंडा राज है। इसी कहानी को पकड़ने की कोशिश की। कहानी अगर पसंद ना आ रहा हो शब्द, तो फिल्म शब्द कर लें आप। और कुछ फिल्में आप जानते हैं सदाबहार होती हैं, और वो बार बार सिनेमा घरों में चढ़ती हैं, लेकिन ये अलग बात है। बहुत सारी फिल्मों का जिक्र किया, DDLJ, तो गुंडा राज वाली कहानी बड़ी सदाबहार कहानी है उत्तर प्रदेश के लिए, और ये बात अमित शाह भी बार बार कह रहे थे। मुझे लगता है कि सदाबहार कहानी होने के बावजूद जो नई कहानी पेश की गई, मतलब सलमान खान अगर चले आए और अचानक ही पता चले कि आप दिलीप कुमार वाली कहानी लेके चले आए आपके शहर के सिनेमा घर में, तो मुझे लगता है कम लोग देखेंगे दिलीप कुमार। सलमान खान वाले पे भीड़ ज्यादा हो। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि दर्शक जो आपकी बात को समझ चुके हैं, जो उसका मफहूम है वो समझ रहे हैं। एक बार फिर से जरा शिवपाल यादव को सुनिए, क्योंकि उस वक्त हम पूरी बात उनकी सुनवा नहीं पाए थे आपको। शिवपाल की पूरी बात सुनिए, उन्होंने कहा क्या एग्जैक्टली। शिवपाल यादव को हम फिर से आपको सुनवाएंगे जब उनकी बाइट जब हम एडिट करवा के आप तक लाएंगे। पंजाब के जो आंकड़े हैं वो करीब 17 सीटों के आंकड़े वहां से आ चुके हैं, और वहां पर कांग्रेस जो है वो सबसे आगे इस वक्त चल रही है। एक बार फिर से जरा हम पंजाब चलते हैं। चंडीगढ़ में इस वक्त हमारे साथ अभिनव उपाध्याय मौजूद हैं। अभिनव, शुरुआती रुझान, अब कैप्टन साहब के घर के बाहर की कुछ हलचलें बढ़ी हैं? उसके मुताबिक ये जो पोस्टल बैलेट हैं उनके रुझान ये सामने आना शुरू हुए हैं। चाहे यूपी की हम बात करें, चाहे पंजाब की बात करें, या दूसरे स्टेट की हम बात करें, तो ये पोस्टल बैलेट है जिनके रुझान सामने आना शुरू हुए हैं। पॉलिटिकल पार्टी अभिनव रोक रहा हूं, गुरप्रीत कुछ कह रहे हैं, जरा उनको पहले सुन लेते हैं। शुरुआती रुझान सरकार दी है जी, पंजाब सरकार की बनती है। सो माझे विच भी जिहड़ा उन्हां दा वहम सी या दुआबे विच ਉਹ ਵਹਿਮ ਵੀ ਅੱਜ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਵਹਿਮ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਹਿਮ ਕੱਢਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਮਾਝੇ 'ਚ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਤੇ ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਾਂ। ਮਾਝਾ ਦੁਆਬਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। चलिए, जितनी बात मुझे समझ में आई वो ये कि हम भी यही हैं, आप भी यही हैं, माझा दुआबा में कहाँ कहाँ क्या होगा अभी कुछ वक्त में तस्वीर साफ हो जाएगी। बहरहाल, अभिनव आप कुछ कह रहे थे, प्लीज अपनी बात पूरी कर लें आप। जी हाँ, मैं ये बता रहा था कि पोस्टल बैलेट के रुझान आना शुरू हुए हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि 1.5 से 2 घंटे में
तस्वीर काफ़ी हद तक साफ होने लगेगी। जहां तक दावे की बात करें, गुरप्रीत गुग्गी के इस बयान की हम बात करें तो रात को भी जब हमने बात करने की कोशिश की थी तो उन्होंने यही दावा किया था। 65 से 75 सीटों के बीच का दावा कर रहे थे। जो एग्जिट पोल सामने आए थे उन्हें नकार रहे थे और ये भी कहा था उन्होंने कि एग्जिट पोल तो दिल्ली में भी सामने आए थे, लेकिन दिल्ली में जो हुआ है वही अब पंजाब में भी होने वाला है, ऐसा आम आदमी पार्टी की तरफ से दावा किया गया था। लेकिन एग्जिट पोल, जिस पर हम पूरा यकीन तो नहीं करते लेकिन काफी हद तक हम यकीन करते हैं, उसके मुताबिक यदि हम बात करें तो कांग्रेस की सरकार यहां पर बनती हुई दिख रही है। सुबह के वक्त में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर मौजूद था, वहां पर इस तरह की भीड़, इस तरह का माहौल देखने को नहीं मिल रहा था जैसा अभी कैप्टन के घर के बाहर देखने को मिल रहा है। कैप्टन अपने घर के भीतर मौजूद हैं, उनका जन्मदिन भी है आज, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो शायद 2-3 घंटे इंतजार करने के बाद ही अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगे। कैप्टन को यही उम्मीद है कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार बन सकती है। आम आदमी पार्टी भी इसी उम्मीद के साथ है, लेकिन भाजपा और श्रोमणी दे रहा है। अभिनव, आप मुझे अगर सुन पाए हो तो कि कैप्टन साहब के शेड्यूल के बारे में कुछ पता चला आपको? कब तक वो आपके सामने आएंगे या पूरे रुझान जब नतीजों में बदल जाएंगे तभी वो कैमरों को फेस करेंगे? जी देखिए, सुबह 6 बजे के वक्त के आसपास मीडिया यहाँ पर पहुंचा था, हम लोग यहाँ पर पहुंचे थे। यहाँ पर किसी की भी इच्छा उनसे उस वक्त किसी साउंड बाइट की नहीं थी। दरअसल सभी को ये मालूम था कि आज कैप्टन का बर्थडे है, जन्मदिन है, लिहाजा मीडिया के लोग भी उन्हें बधाई देना चाह रहे थे। पता चला था कि वो उठ भी गए हैं और सुबह के वक्त उन्होंने घर के अंदर टहला भी है, लेकिन मीडिया से मुखातिब नहीं हुए थे। हुसैन, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि आज से 5 साल पहले जो तस्वीर इस घर में थी वो ये थी कि पीछे जो आप घर का गेट देख रहे हैं इसके भीतर शानदार टेंट लगा हुआ था, चाय नाश्ते की व्यवस्था करके रखी गई थी। माना जा रहा था कि कांग्रेस की सरकार पंजाब में बन जाएगी। बिल्कुल, इस बार उम्मीद तो पूरी है, लेकिन इस तरह की व्यवस्था शायद अनिल जी, अगर इस बार कहीं किसी तरह से कोई चूक रह गई तो शायद अगली दफा उम्र साथ न दे। मैं गलत अगर नहीं कह रहा हूँ। इस बार तो दोनों लोगों को, जैसे पंजाब के दोनों जो महारथी हैं, उम्र के साथ उनका आखिरी चुनाव होगा सक्रिय रहा। उत्तर प्रदेश में भी मुलायम सिंह जी का भी हो सकता था आखिरी चुनाव हो, लेकिन उनकी सक्रियता के बाद तो मान लिया गया कि पिछला चुनाव उनका आखिरी चुनाव है। तो अगले चुनाव में जब विधानसभा के चुनाव होंगे या कहें कि लोकसभा के चुनाव भी 2 साल बाद होंगे, तो एक राजनीति की जो बड़ी जमात है, प्रकाश सिंह बादल हुए, राजा साहब हुए, कैप्टन अमरेंद्र सिंह हुए, मुलायम सिंह हुए, इन लोगों की सक्रियता शायद हम लोगों को देखने को न मिले, क्योंकि स्वास्थ्य इन लोगों के साथ इनका साथ बहुत नहीं दे रहा है। और सत्ता में न रहने पर तो स्वास्थ्य और तेजी से गिर जाता है, जैसा नेताओं को मैं देख पाता हूँ। ठीक है, तो रुझान जैसे जैसे आ रहे हैं वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। एक बार हम फिर से सारे आंकड़े आपको बता देते हैं। पंजाब में अब तक 21 सीटों के रुझान आ चुके हैं, जहां पर कांग्रेस आगे चल रही है। उत्तराखंड से अभी तक कुछ रुझान नहीं मिल रहे हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से जो रुझान आया 73 सीटों के आगे आ चुके हैं, 32 पर बीजेपी आगे चल रही है और दूसरे नंबर पर यहाँ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है। गोवा से भी अभी तक शुरुआती रुझान नहीं मिले हैं। पंजाब और मणिपुर से भी आ चुके हैं, वहां पर 2 सीटों के रुझान आए हैं, एक पर कांग्रेस और एक पर बीजेपी लीड कर रही है। जैसे जैसे आंकड़े आएंगे वो भी हम आपको दिखाते रहेंगे। बीच बीच में जो साउंड बाइट्स आ रही है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं और अलग अलग इलाकों में जो हमारे संवाददाता मौजूद है वहां की हलचलें भी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अलग अलग वक्त में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के नुमाइंदे भी हमारे साथ जुड़ते रहेंगे। टी.आर. रामचंद्रन साहब, जो हम लोग बातचीत कर रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हैं। टीवी के किरदार की बात हो रही थी और चंदन साहब कह रहे थे कि टीवी ने जिस तरीके से चीज़ों को रखा है और हमको एक जरिए के तौर पर इस्तेमाल किया गया, हम तो एक माध्यम है ही है, लेकिन हमारा रोल इसमें कैसा रहा है? क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते रहे कि हमने साहब टीवी पे देखा, हमने साहब टीवी पे सुना, हमारा रोल कैसा रहा? मेरे हिसाब से तो टीवी का रोल, मीडिया के का रोल मेरे ख्याल में काफ़ी फेयर रहा है। मुझे नहीं लगता कि कोई लॉपसाइडेड या वन साइडेड सा टीवी का रोल रहा है। भाई आखिरकार खबर देना बड़ा इम्पोर्टेंट है और वो ज़रूर टीवी ने बड़ा अच्छा निभाया है, पर बाकी जो कमेंट्स अलग से आती हैं वो अपनी अपनी व्यूज़ रख रहे हैं। बट अभी तक जो रुझान सामने देखने को आई है उसमें ये नहीं लगता कि बीजेपी के लिए, बीजेपी ज़रूर आगे है, पर जब तक हम हाफ वे पॉइंट पे नहीं पहुंचेंगे तब तक कुछ कहना
मुश्किल होगा, क्योंकि ये बदलते रह सकते हैं, एवरी मिनट एक अलग सा आएगा। बट मेरे ख्याल में 1.5-2 घंटे में बिल्कुल क्लियर हो जाएगी तस्वीर कि कैसे इलेक्शंस जा रहे हैं और किसका पलड़ा भारी हो रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपकी थोड़ा इंतजार करना होगा और उसके बाद हम पुख्ता तौर पर किसी एक उस पर पहुंच पाएंगे कि ये जो अब रुझान है यही कमोबेश नतीजों में तब्दील हो जाएंगे। शम्भू साहब, जब मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था, बहुत सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट से भी मैंने बात की, बहुत सारे इस तरह के इल्ज़ाम रहे कि आपने साहब बीजेपी की रैली बहुत ज़्यादा दिखा दी। ये पूरे ओवरऑल टीवी की बात कर रहा हूँ, मीडिया की बात कर रहा हूँ। बीएसपी वाले कह रहे हैं साहब आपने हमको नहीं दिखाया, कांग्रेस ने भी इल्ज़ाम लगाया कि आपने हमें कम दिखाया, फला को ज़्यादा दिखा दिया। इसे कितना, इस इल्ज़ाम को आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखिए, आमतौर पे ये तो होता है कि टीवी जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है उनको ज़्यादा कवर करती है, उनको लगता है उनका कैनवस बड़ा है तो कवरेज भी उन्हीं की ज़्यादा हो जाती है। उस तुलना में जो रीजनल पार्टीज है उनकी कवरेज कम होती है। जैसे सबसे कम कवरेज तो बीएसपी की हुई, एसपी की इसलिए हुई कि एसपी के साथ कांग्रेस का गठबंधन भी था, तो लोगों की रुचि तो कांग्रेस में होती है कि कांग्रेस क्या करेगी, क्योंकि सबको दिखाई पड़ रहा है कांग्रेस अगर एसपी गठबंधन आगे बढ़ता है तो कांग्रेस असली टक्कर दे पाएगी 2019 में लोकसभा में। उसकी लड़ाई 2019 की 17 की है भी नहीं। 17 का विधानसभा वो चाहती है किसी तरह से बीजेपी को रोक लिया जाए। अब बीजेपी को रोकने के लिए इसीलिए शायद अखिलेश पर दबाव भी होगा, और परसों जो उनका बयान आया कि हम मायावती के साथ समझौता कर सकते हैं, वो इसीलिए रहा होगा। और ये होता ही है कि रीजनल पार्टीज को हम आमतौर पर मानते हैं कि वो सिर्फ स्टेट में ही रोक सकती है, क्योंकि नेशनल स्पेक्ट्रम में उनका कोई बहुत असर नहीं होता है। ठीक है, कुछ और अपडेट्स हम जरा दर्शकों को दे दें। अपर्णा यादव परिवार की बहू, वो पीछे चल रही है लखनऊ कैंट से। रीता बहुगुणा जोशी वहां से बीजेपी की उम्मीदवार है। अजय राय पीछे चल रहे हैं अपनी सीट से पिंडरा की। कुछ बड़े नाम हैं जो इस वक्त अभी पीछे, लेकिन आप इन्हें सिर्फ अभी वक्ती तौर पर पीछे मानिए, क्योंकि अभी पूरे तौर पर नतीजे नहीं है, सिर्फ ये शुरुआती रुझान है। रामपुर खास से कांग्रेस की आराधना जो है वो आगे चल रही है। तो इस तरीके से लगातार अपडेट अलग अलग इलाकों से आ रहे हैं, लेकिन हाँ, ये उन तमाम नेताओं की धड़कनें इससे जरूर बढ़ जाती होंगी जो शुरुआती रुझान मिलते होंगे। अनिल साहब, जो हम बात कर रहे हैं कि टीवी के रोल की, टीवी पर फला को ज्यादा कवरेज मिली, इसका वोटर्स के मन पर कितना असर आपके लिहाज से होता होगा? वोटर्स के मन पे कवरेज का असर नहीं पड़ता, वोटर्स के मन पे जो कवरेज का असर पड़ता है वो कवरेज के दौरान कही गई बात का। अब जैसा कि शंभुनाथ जी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री है, टीवी की एक मजबूरी है कि वो देश के प्रधानमंत्री को इग्नोर नहीं कर सकता है। टीवी के लिए वो भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक के साथ साथ वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं। उनके पास चेहरे कितने हैं। टीवी की मजबूरी है कि वो नरेंद्र मोदी को भी दिखाएगा, अमित शाह को दिखाएगा, भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे चेहरे हैं प्रचार में जो केंद्रीय मंत्री हैं, नितिन गडकरी को दिखाना मजबूरी है। समाजवादी पार्टी में भी कई चेहरे हैं, राहुल गांधी को दिखाना टीवी की मजबूरी है, और उसके बाद अखिलेश यादव को, डिम्पल फोटोजेनिक फेस है। टीवी की अपनी मजबूरियां हैं, क्योंकि इसको फोटोजेनिक फेस का भी बड़ा मसला है। हाँ, टीवी को तो टीआरपी, देखिए टीवी का जो टीवी चलाता है, मैं एडिटर हूं, उसको टीआरपी की दौड़ को भूल नहीं सकता है। वो जब भी कोई न्यूज दिखाता है, कोई डिस्कशन दिखाता है, तो उसके दिमाग में, एडिटर के दिमाग में टीआरपी नहीं हो, टीआरपी छोड़ के नहीं जा सकता है। भले वो पॉलिटिकल पार्टी छोड़ दे, चुनाव छोड़ दे, लेकिन उसकी अपनी मजबूरी है कि वो टीआरपी नहीं छोड़ सकता है। तो टीआरपी भी देखना पड़ता है कि किसकी टीआरपी आती है। मायावती की बात करती है तो मायावती के पास, मायावती को छोड़ के कोई चेहरा नहीं है जिसको टीवी लाइव काट सके, टीवी दिखा सके। उन्होंने कोई बहुत बड़ा कैंपेन डिजाइन नहीं किया। समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ने कैंपेन डिजाइन किया। मीडिया पर जो इमेज है वो भाषणों के साथ जो कैंपेन चले हैं, जैसे काम बोलता है, किसी ने कहा नहीं, काम बोलता है, वो समाजवादी पार्टी का कैंपेन था जिसको इतना ज्यादा टीवी पे दिखाया गया कि लोगों को याद हो गया वो काम बोलता है। और कहीं ना कहीं जब भारतीय जनता पार्टी ने अटैक किया तो उस काम बोलता पे ही काउंटर अटैक किया कि काम नहीं बोलता है। तो इस तरह से जो टीवी में है, टीवी का सिनेरियो बहुत चीजों से गवर्न होता है। तो टीवी की अपनी मजबूरी है, लेकिन टीवी पर क्या दिखाया जाता है, एक कंटेंट उस पॉलिटिकल पार्टी को तय करना है। मोदी जी क्या बोलेंगे वो तय करते हैं, अमित शाह क्या बोलेंगे वो तय करते हैं, मायावती को क्या बोलना है वो तय करती हैं, अखिलेश क्या बोलते हैं वो तय करते हैं, बाकी ऐड के दौरान क्या कहना उनको तय कर। तो इन कंटेंट का असर पड़ता है। टीवी में टाइम किसको ज्यादा मिल जाता है, किसको कम मिल जाता है, कहीं ना कहीं ये चेहरे, कंटेंट और पॉलिटिकल पार्टी पावर में है कि नहीं है, इन तीनों का असर उसके ऊपर पड़ता है। बहरहाल, एक शंभुनाथ जी आते हैं, जरा एक पॉलिटिकल मेहमान इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं, राजेश यादव साहब, समाजवादी पार्टी से आते हैं। यादव साहब, शुरुआती रुझान आपने देख लिए होंगे, काफी पीछे चल रहा है आपका गठबंधन उत्तर प्रदेश में। पहला कमेंट सर आपका। जी, आप 27 पर हैं, बीजेपी प्लस 55 पे है। जो है बैलेट जो गिने जा रहे होंगे। जी जी जी। अभी देखिए सर, शुरुआती रुझान जैसे बिहार में भी ऐसे ही आया हुआ था। अभी तो स्थिति साफ नहीं हो सकती, इसको नहीं माना जाएगा। पोस्टल वोटर गिने जा रहे होंगे, सारी स्थिति 9 साढ़े 9 तक देखिएगा
प्रकाश सिंह बादल आगे चल रहे हैं, कैप्टन पीछे चल रहे हैं, इसलिए कैप्टन शायद निकल नहीं रहे हैं। लेकिन आज बड़ी मायूसी की बात होगी, उनका बर्थडे भी है आज तो उन्हें बहरहाल जीतना चाहिए। कम से कम उन्हें बर्थडे तोहफा तो एक मिलना चाहिए। जी राजेश यादव साहब अपनी बात पूरी करिए प्लीज आप। जी जी मैं यही कह रहा था कि अभी तो एक शुरुआत हुई है और शुरुआत में पोस्टल वोटर ज्यादा गिने जाते हैं। बिल्कुल सही, उसका कोई अभी बहुत मतलब नहीं है। अभी आप देखते जाइए, जैसे जैसे समय बीतेगा स्थिति और साफ हो जाएगी। ठीक और है। उम्मीद है कि हमारे पक्ष में ज्यादातर रहेगी। चलिए आपकी उम्मीद बर आए, हम यही कह सकते हैं, लेकिन हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। शारिक अहमद साहब भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो बीएसपी से आते हैं। शारिक साहब, कल हम लोगों ने एग्जिट पोल्स पर बात की थी, अर्ध सत्य हमने उसे कहा था, लेकिन वो अर्ध सत्य कुछ सत्य के करीब दिख रहा है जब हम रुझानों को शुरुआती देख रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये बहुत ही अर्ली ट्रेंड्स हैं और इस पे अभी कोई लार्जर पिक्चर इस पे कोई बेस नहीं है। और ठीक है। जैसे जैसे बाकी के पोस्टल बैलेट के बाद जो बाकी का असली जो ईवीएम से जब खुलना शुरू होगा उसके बाद ही इस पे कोई कमेंट देना जायज़ होगा। अभी तो इस वक्त जैसा कि आप सबको पता है कि पोस्टल बैलेट में हमेशा से बीजेपी आगे रहती है, तो अभी बीजेपी आगे चल रही है उम्मीद के मुताबिक। मगर उसके बाद जब बाकी ईवीएम में वोट जब काउंटिंग शुरू होगी उसके बाद ही इस पर कोई कमेंट देना सही होगा। ये लाइन भी बहुत दिलचस्प है कि पोस्टल बैलेट में बीजेपी आगे चलती है। ये कैसे शमुना जी? पोस्टल बैलेट एक्चुअली जो लोग बाहर हैं, जो लोग वहाँ पे नहीं हैं और उनके बीच से आता है। तो वो ये मैं यहाँ अनिल जी की इसी बात को लूंगा कि चूंकि वो प्रधानमंत्री है इसलिए उनको हम कवर भी ज्यादा करेंगे। जब हम कवर ज्यादा करते हैं तो विजिबिलिटी भी उन्हीं की होती है, वही शनाख्त रखते हैं, वही पहचान रखते हैं जो लोग। और फिर जो भी इंडिया मतलब नरेंद्र मोदी, जो भी उनके नारे हैं, जो भी जो चीजें हैं वो सब ज्यादा उभर के आती हैं। अब जो लोग बाहर रहते हैं उनमें अगर कोई काडर है, कोई विचारधारा विशेष का है, तब तो वो ठीक है, अपनी पार्टी को वोट देगा। वरना वो विजिबिलिटी देखता है टीवी के जरिए कि हाँ भाई ये नेता उत्तर प्रदेश में इसका तामझाम चल रहा है, उसी को वोट दो। तो पोस्टल बैलेट में आमतौर पे बीजेपी इसलिए आगे आती है, एक तो नेशनल पार्टी है और फिलहाल वो सत्ता में है, सत्ता में होने के कारण उसका मीडिया कवरेज भी ज्यादा है, इसका फायदा उसे मिलता है। जी ठीक है। चलिए एक और अपडेट आपको दे दें, उत्तराखंड की तस्वीर भी जो है वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रही है। मतलब पिक्चर कंप्लीट होगी दोपहर तक, लेकिन हल्का हल्का सा उसमें निशानात आप बनने लगे। उत्तराखंड में 5 पर सीट पर जो है वो बीजेपी आगे चल रही है, कांग्रेस 4 पर, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी में बहुत फासला नहीं है अनिल जी। हाँ, उत्तराखंड की राजनीति में 70 सीटों में जब भी सरकार बनी है आंकड़ा अंतर 4-5 सीटों का रहता है। 2-3 सीटों में सरकार बन जाती है, 2-3 सीटों में सरकार गिर जाती है, इसलिए बहुमत की सरकार भी अस्थिर रहती है। कांग्रेस की बहुमत की सरकार थी, जो विजय बहुगुणा की सरकार थी, हमेशा अस्थिर रही। हरीश रावत की सरकार बहुमत की सरकार थी, अस्थिर रही, क्योंकि जो बहुमत का आंकड़ा अगर मिलता भी है तो 1 सीट और 2 सीट से ही मिलता है, तो 2 सीट ही सरकार बदल देती है। तो ऐसे में हम लोगों को उम्मीद करनी चाहिए कि जनता जो है मैंडेट दे और बहुमत थोड़ा सा ज्यादा दे कि जो 4-5 जो दल बदलू विधायक हैं वो हमेशा सरकार को अपने काबू में रखते हैं। सरकार में काबू 30 विधायक रखें, सिर्फ 4 विधायक काबू में न रख पाए सरकार को। शकील अहमद साहब कुछ कह रहे हैं, जरा पहले उनको सुन लेते हैं। क्लियर होगा, अभी तो इट्स टू अर्ली टू कमेंट, बहुत शुरुआती मामला है, अभी थोड़ा दिन ढलने दीजिए, स्थिति साफ होने दीजिए, तब बात कीजिएगा। लेकिन जो अर्ली ट्रेंड है उससे लगता है कि आपको प्रधानमंत्री नहीं, अभी कोई लगता नहीं है। जब तक कुछ पिक्चर क्लियर नहीं होता है तब तक कुछ बोलना मैं समझता हूँ समय से पहले होगा। सर, पंजाब, उत्तराखंड, इन जगहों पे खासतौर से पंजाब में जिस तरह से आम आदमी पार्टी का दिखाया जा रहा था, कांग्रेस कहीं ना कहीं बेहतर करती हुई नजर आ रही है पंजाब के अंदर। नहीं, पंजाब में हम लोगों ने हमेशा कहा कि हम लोग अच्छा करेंगे, लेकिन ये वहां भी अभी अर्ली ट्रेंड है, जरा पिक्चर साफ होने दीजिए। एक सवाल, जो अखिलेश यादव ने कहा था कि अगर जरूरत पड़े तो सेक्युलर पार्टियों को एक साथ आना चाहिए, आज के दिन आपको लगता है कि वो स्थिति बनेगी और उसमें सबको साथ रहना? नहीं, ये रिजल्ट जब पूरा आ जाएगा उसके बाद पार्टियां विचार करेंगी कि क्या करना चाहिए। तो शकील अहमद साहब जो कह रहे हैं वही बात हम लोग भी कह रहे हैं, थोड़ा सा और इंतजार कर लें। तो इसीलिए हम जो है इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से मतदाता जो है दरअसल पोलिंग बूथ तक पहुंचता है, किन किन उलझनों से गुजरता हुआ वो एक बटन दबाने में कामयाब बिहार होता में जिस तरह 9 बजे के बाद जो है रुझान बदले बिहार के चुनाव में सर, उसके बाद तो मीडिया को, खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और पोर्टल जो वेबसाइट हैं, उनको अलर्ट हो जाना चाहिए, इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इसके पहले ट्रेंड बदलते नहीं थे, इसके पहले जो 9 बजे तक ट्रेंड रहता था वही 11 बजे तक चलता था, लेकिन बिहार में ट्रेंड पूरी तरह बदल गया, इसलिए सावधानी तो बरतनी पड़ेगी सबको। और उस सावधानी के साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि आगे बढ़ा जाए। और
जिस तरीके से अभी रुझान है वो रुझान अगर इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे ये भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ईवीएम मशीनें जब खुलने शुरू होती हैं तो बहुत तेजी से आंकड़े बदलने लगते हैं। तो लगातार जो आंकड़े हमें मिल रहे हैं, अपर्णा यादव के लिहाज से हम देखें तो थोड़ी सी परेशान करने वाली खबर है यादव परिवार के लिए, क्योंकि उनके लिए खुद मुलायम सिंह यादव पहुंचे थे, उनके सिर पर हाथ रख करके उनको आशीर्वाद भी दिया था, लेकिन अगर वहां पर वो पिछड़ रही तो ये थोड़ी परेशान करने वाली खबर है। सोमनाथ भारती साहब इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी से आते हैं। सोमनाथ साहब, शुरुआत के जो रुझान है पंजाब से वो आपके लिए बहुत उत्साहवर्धक नहीं है। देखिए, चूंकि ये शुरुआत के रुझान है, मैं तो ग्राउंड पे रहा पंजाब के अंदर कैंपेनिंग की। आप इसे 1 घंटा और वेट कर लीजिए, आपको सारे के सारे रुझान वापस आ जाएंगे। लेकिन साथ में मैं कैप्टन साहब को जन्मदिन की मुबारकबाद देना चाहता हूं, और उनके जन्मदिन पर पंजाब के अंदर एक ऑनेस्ट गवर्नमेंट आम आदमी पार्टी के रूप में उभरेगी, ये तोहफा रहेगा उनको। चलिए, ये एक अच्छी चीज आपने की कि पहले उनको मुबारकबाद दे दी है। लेकिन अर्ली ट्रेंड्स ही सही, लेकिन जो फासला है वो थोड़ा ज्यादा दिख रहा है। आप 10 पर आगे चल रहे हैं, वो करीब 20 पर 19 पर आगे चल रहे हैं। नहीं, मुझे याद है, चूंकि जब दिल्ली के अंदर जब चुनाव हुआ था 2015 और 13 दोनों में, शुरुआती रुझान में कुछ और दिखाया जाता है। इनफैक्ट जब मैं खुद ही उम्मीदवार था, टीवी पे दिखाया जा रहा था, मैं बहुत पीछे हूँ, और वो अंदर की बातें कुछ और थी। हो सकता है कि ये थोड़ी मिसमैच हो जाती हो, ठीक है। मुझे लगता है कि थोड़ा इंतजार कर ले। आप जहां पर मौजूद है वहां डीजे वगैरह का इंतजाम भी है क्या सर? जनता ने इस बार मन बना करके एक ईमानदार सरकार को वोट दिया। अनिल जी, कुछ पूछना चाहते हो तो आप? नहीं, रुझान तो बदलते हैं। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार दिखाएगी तो आम आदमी पार्टी की सरकार ही मीडिया दिखा रही थी, और वो रुझान, हाँ, टहली थोड़ी बदल गई थी चुनाव में, कहीं भारतीय जनता पार्टी को सरकार नहीं बनवाई थी मीडिया ने। तो रुझानों के बाद तो बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होता है। बिहार है कि बिहार का बदलाव भी 20% रहा, बहुत बड़ा बदलाव, मतलब ऐसा नहीं होता कि रुझान और एकदम ठीक उल्टा हो जाए। भारती जी, गोवा में तो भी खाता नहीं होगा। देखिए, पंजाब के अंदर 3 रीजन्स हैं, मालवा, दोआबा और माझा। मालवा के अंदर आम आदमी पार्टी बहुत ज़्यादा आगे रहेगी दोआबा और माझा कंपैरिजन में। तो मुझे पता नहीं कि इस वक्त काउंटिंग दोआबा की चल रही है, माझा की चल रही है और मालवा की चल रही है, लेकिन मेरा पक्का विश्वास है, पंजाब की जनता पे पूरा विश्वास है कि पंजाब की जनता इस पर डिसाइसिवली एक ईमानदार सरकार को मौका देगी। लेकिन आपने शायद जश्न की तैयारियां पहले से कर रखी हैं। मुझे आवाजें आ रही कि शायद आपके यहाँ खूब तेज म्यूजिक बज रहा है। बिल्कुल, चूंकि जिस तरह के मेहनत अरविंद केजरीवाल साहब ने किया, पंजाब की जनता ने जिस तरह का प्यार दिया, हम इस आशा में, इस कॉन्फिडेंस के साथ कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार एक भारी बहुमत से बनेगी, उस आशा के साथ हमने यहाँ पे सेलिब्रेशन की तैयारी भी कर रखी है। ठीक है रामचंद्रन साहब, हम लोग बात कर रहे थे कि वोटर किस तरीके से अपना वोट जाकर के कास्ट करता है। इसी सिलसिले को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, जैसे जैसे रुझान आएंगे उस पर हम फिर बातचीत करते रहेंगे। अब जितना ग्राउंड पर था वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपनी एक शख्सियत है और वो लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय है। डीमोनेटाइजेशन को लेकर के जब बहुत सारे सवाल लोगों से पूछे गए, कारोबार करने वाले ने तो कहा कि वो इससे परेशान हुआ है, लेकिन एक उसका जुड़ाव रहा कि पीएम जो कह रहे हैं भाई उसमें ठीक है, डीमोनेटाइजेशन से कितना नुकसान होगा कितना फायदा होगा, हमने टीवी पर ऐसा देखा है। कितनी और चीजों का रोल आपने पाया ग्राउंड पर कि जब मतदाता अपने पोलिंग स्टेशन तक पहुंच करके वोट करता है उस वक्त तक कितनी उलझनों से गुजरता है और फिर फाइनल नतीजे पे पहुंचता है? देखिए, मेरे ख्याल में कई जगहों पे ऐसे हुआ है कि मतदान बिल्कुल अपना मन साफ करके गया है कि किस पार्टी को वोट करना है। जो हम लोग मीडिया में लिखते रहे कि ये एक रेफरेंडम होगी, ये चुनाव प्रधानमंत्री के डीमोनेटाइजेशन पर, जो बड़ा कंट्रोवर्शियल रहा। नहीं, ये बात तो खुद अरुण जेटली साहब ने बनारस में जाके कही। उन्होंने वहां ये कहा कि ये आईना है एक तरह से, उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हो रहे हैं या जो नतीजे आएंगे वो दरअसल केंद्र सरकार के कामकाज का अक्स भी पेश करेंगे। हुसैन साहब, यूपी में इसके बारे में काफ़ी लीडरों ने ये ज़रूर कहा कि यूपी में इसका बहुत डिसअपॉइंटमेंट है और ये शायद बीजेपी के खिलाफ जाएगा। अभी तक जो रुझान आए हैं डीमोनेटाइजेशन का, कहीं कुछ इम्पैक्ट नहीं नजर आ रहा। पूरे देश में नहीं आया, उसके बाद जितने भी चुनाव में देश में बीजेपी ने अच्छा किया है। हाँ, तो वो महाराष्ट्र में बिल्कुल नहीं रहा। फाइनेंशियल कैपिटल बॉम्बे माना जाता है, पर वहाँ पर भी कुछ नहीं रहा।
और हमारे चीफ स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जिन्होंने अभी लेटेस्ट रिजल्ट्स भेजे हैं उसमें उन्होंने जीडीपी ग्रोथ रेट 7% पे रखा है। पर उन्होंने एक आर्टिकल अखबार में लिखा था जिसमें उन्होंने ये बात ज़रूर दोहराया कि ये फुल फिगर्स नहीं हमारे पास हैं, जो थे हमारे पास उस पर हमने ये निकाला है। पर उन्होंने कहा कि हम 6 महीने बाद जब सब डाटा आ जाएगी तो उसको हम परखेंगे और उसके बाद हम एक रिपोर्ट देंगे। तो कुछ चीज़ें जल्दबाजी में हम कुछ भी कह लें, बट मेरे ख्याल में ऐसे निकलता नहीं है। ओवरऑल सिचुएशन आप अगर देखेंगे यूपी में आपके रुझान के मुताबिक तो बीजेपी ने काफ़ी अच्छा किया है अभी तक और काफ़ी आगे है। मेरे ख्याल में एसपी को उन तक पहुंचना शायद इतना आसान नहीं होगा यहाँ से, क्योंकि अगर आपकी लीड बढ़ती जा रही है तो आप कहाँ तक जाके तीनों मिलकर नहीं पहुंच पा रहे हैं। बिहार का इंस्टेंस अगर हम लें तो वो बड़ा डिफरेंट माहौल में वहाँ पर इलेक्शंस हुई थी 2015 में। तो लेट्स वेट एंड सी। मेरे ख्याल में अभी हम जल्दबाजी ना करें। 84 सीटों पर इस वक्त बीजेपी उत्तर प्रदेश में आगे चल रही है। 141 सीटों के रुझान इस वक्त हमें मिल रहे हैं। कांग्रेस एसपी का जो गठबंधन है वो 30 पर है और बीएसपी 22 पर जा रही है। अगर ये रुझान नतीजों की तरफ बढ़ेंगे तो शायद उत्तर प्रदेश एक बहुमत की सरकार भी पा सकता है। हमने हाल के वक्त में देखा है कि वोटर अनिल जी बहुत समझदार हुआ है, वो जो है फ्रैक्चर मैंडेट से खुद को बचाने की कोशिश भी उसने की है। बहरहाल गोपाल अग्रवाल साहब इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं जो बीजेपी से आते हैं। गोपाल जी, शुरुआती रुझान जो है उत्तर प्रदेश की कम से कम आपको ताकत दे रहे हैं, आपको आपकी जीत की तरफ इशारा कर रहे हैं। पहला कमेंट सर आपका। नहीं, देखिए ये बहुत अच्छी बात है कि जो जिस तरह से एग्जिट पोल आए थे या हमारी कार्यकर्ताओं की जो एनालिसिस थी, लीडर्स की एनालिसिस थी उत्तर प्रदेश में और बाकी जगहों पे लगभग उसी तरह से चल रहा है। तो हम बहुत आश्वस्त हैं कि उत्तर प्रदेश में कम से कम भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूत सरकार बनेगी। लार्जेस्ट पार्टी के रूप में हम उभर के आएंगे। इसी प्रकार गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर सब अच्छे रुझान आएंगे। और जनता को एक तरीके से यह बहुत बड़ी बात है कि जो हमारे मोदी सरकार की पिछले 3 साल की जन कल्याणकारी योजनाएं थी, गरीब कल्याण के लिए, कृषि क्षेत्र के विकास के लिए और भ्रष्टाचार मिटाने के लिए, उसका एक सार्थक परिणाम हम लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन पंजाब में आपके आंकड़े बदल नहीं रहे। बहुत देर से टैली में वही सेम आंकड़ा मुझे नजर आ रहा। मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए कहा जा रहा। तमाम मेहमान मेरे साथ बने रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेकर हम फौरन लौटते हैं। फिर मैं गोपाल जी से जानना चाहूंगा कि पंजाब में आखिर सूरत हाल क्यों नहीं बदल रही। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। अबे बजाएगा के बजेगा? अबे कहां से ले आया?